हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी नेक्स्ट क्लास किसकी? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, मोलिकुलरिटी क्या होती है, और हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे इसके जेड इफेक्ट के बारे में। आई थिंक वो क्लास आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और जीरो ऑर्डर के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से बात करता हूँ। तो उसके अंदर हमने एक तो रेट लॉ पढ़ लिया था, किसका? इंटीग्रेटेड रूप से निकाल लिया था, उसका हाफ टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया था, और कुछ एग्जांपल्स हमने उसके पढ़ लिए थे, और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स उसमें कौन से बेस्ड होते हैं वो भी हमने कर लिए थे यहाँ पे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो आज क्या है? सेकंड ऑर्डर के बाद कौन सा आता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती है। तो आज की पूरी क्लास के अंदर केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक की ओर। हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है। पहले बात करता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो मतलब रेट फॉर्मूला के अंदर जो कंसंट्रेशन की पावर को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अगर मान लो किसी कंसंट्रेशन जीरो है तो उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसंट्रेशन की पावर अगर 1 आती है तो क्या बोलते हैं उसको हम? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो और मान लो उसकी पावर अगर 2 आ रही है तो सेकंड ऑर्डर, और मान लो 3 आ रही है तो क्या बोलते हैं उसको? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हम बोलते हैं। आज जो हम बात कर रहे हो किसकी बात करेंगे? केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, जो कि है टॉपिक। देखो डेफिनेशन क्या होती है, देखो ए केमिकल रिएक्शन दैट हैज a reaction rate that is linearly dependent on the concentration of just one reactant is known as first order reaction। मतलब रेट लो के अंदर उसकी कंसंट्रेशन की पावर अगर 1 होती है, मतलब यही कंडीशन ये बता रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ जस्ट वन रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट कितना हो? केवल एक हो, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। आगे टू पुट इन द अदर वे, अनदर वे, मान लो उसको दूसरी डेफिनेशन बोलना चाहूँ, क्या हो जाएगी? अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ द रिएक्शन इज अल्टरेटेड एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ जस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब केवल और केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं तो क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है? इसको मैंने लिख दिया V इक्वल टू से पहले क्या लिखेंगे हम? रेट लो में प्रोपोर्शनल लिखेंगे। तो मान लिया क्या लिखा मैंने? रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगा? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कितनी है? मान लो रिएक्टेंट लिख दिया, उस रिएक्टेंट की पावर अगर 1 आ रही है तो क्या बोलेंगे इसको हम? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम बोलते हैं। चलिए थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी करते हैं तो क्या होता है, देखो आगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर क्या है? द रेट ऑफ द रिएक्शन इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता क्या? रेट ऑफ, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन। पहली चीज तो ये। दूसरा क्या होता है? द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। मतलब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का जो स्क्वायर होता है उसके क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। स्क्वायर रूट ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर गिवन हो तो उससे क्या निकाल सकते हैं हम? रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट इज कंसंट्रेशन इज नेचुरल लॉगरिथम। मतलब उसकी लॉगरिथम के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। और उसके बाद मान लो बात करता हूं पांचवी की, तो द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली क्या होता है? आपस में जुड़े हुए रहते हैं, कोरिलेट रहते हैं। तो इतना आपको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ दो। क्या करता है अपने अकॉर्डिंग? क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा इंपॉर्टेंट क्या है कि केवल डेफिनेशन क्या बोलती है कि रेट ऑफ द रिएक्शन, मान लो किसी की भी रेट ऑफ रिएक्शन है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? उसकी जो कंसंट्रेशन है उसकी अगर पावर 1 आती है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल सी बात करता हूं। इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूला की बात कर रहा हूं तो देखो मैं सिंपल सी बात करता हूं। हमने पढ़ा है पहले, मान लो ये कोई रिएक्टेंट है A, ये क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बनाएगा P। ये तो है रिएक्टेंट, ये क्या है? अपने पास प्रोडक्ट है। माना कि T इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी? A थी। बात में आ रही है? मान लो जो रिएक्टेंट था T इक्वल टू 0 पर, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो उस टाइम क्या है? इसकी रिएक्टेंट कितनी, मतलब कंसंट्रेशन कितनी है? स्मॉल a। कुछ टाइम बाद में इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई? सपोज a माइनस इसकी कंसंट्रेशन हो गई, और सपोज ये x बन गया होगा। ठीक है, आया तो बात को उसमें आ गई होगी। चलते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लॉ, पढ़ा होगा आप सबने, तो क्या होता है इसके अंदर? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम। कितनी है? पावर 1 लगा दी मैंने।
हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, हम लिखते हैं dx अपॉन dt, या इसको मैं लिख दूं वेलोसिटी बोल दूं तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे dx अपॉन dt इक्वल टू, या इक्वल टू नहीं प्रोपोर्शनल रहने देते हैं कुछ देर के लिए, प्रोपोर्शनल a माइनस एक्स। अब माना कि ये प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या लगाना पड़ेगा, मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे कांस्टेंट लगाया, तो क्या आ गया मेरे पास आया dx अपॉन dt इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स। ये मेरे पास क्या आ गया, मतलब ये प्रोपोर्शनल हटाने के बाद जो क्या आ गया कांस्टेंट आ गया k। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई होगी आपको। अब क्या कर रहा हूं, dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं और a माइनस एक्स को नीचे लेके आ रहा हूं, तो क्या गया dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू dt। ठीक है, अब बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या अप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू के कॉन्स्टेंट 1 इंटू डी टी। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन का मैंने इंटीग्रेशन के रूप में लिख दिया इसको। तो कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, तो देखो फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिखा चूंकि इक्वल टू, अगर मान लो मैं बात कर रहा हूं किसकी, सिंपल फॉर्मूले की, तो पहला जो फॉर्मूला आएगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे पहला फॉर्मूला है कि 1 इंटू डी एक्स। अगर मान लो कोई कांस्टेंट वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, x होता है। ठीक, x होता है। अगर मैं दूसरे फॉर्मूले की बात करना चाहूं, दूसरा फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास, दूसरा फॉर्मूला आएगा, देखो इधर क्या आएगा, मान लो कि मेरे पास 1 अपॉन एक्स है इंटू डी एक्स है, तो ये कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log x होता है। ध्यान रहे क्या होता है, log x होता है। लेकिन देखो यहां क्या है हमारे सामने, ये जो वैल्यू गिवन है किसमें है, माइनस में गिवन है, तो हमारे पास आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा। ध्यान रहे, ये चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे अप्लाई करता हूं, तो यहां अप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा कि 1 अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, मेरे पास हो गया माइनस के log e a माइनस एक्स। माइनस क्यों आया, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जब x के सापेक्ष करेंगे तो x किसमें है नेगेटिव में, इसलिए आंसर किसमें लिखा अपन ने, नेगेटिव में लिखा। और इसका क्या लिख दिया अपन ने 1 इंटू डी का लिख ही दिया। तो जब मैं सॉल्यूशन आगे करता हूं तो सॉल्यूशन क्या होगा मेरे पास, आगे सॉल्यूशन करने पर हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास, ये रहा, उसको मैं वापस लिख देता हूं एक बार वापस, देखो ये वाला। तो इसका मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आएगा, देखो इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास, माइनस के log e की बेस a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी। सी क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। सी क्या आ गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया मेरे पास। जब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सपोज मैंने क्या कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी, तो मैंने क्या कर माना, सपोज देखो यहाँ पे, सपोज अगर t इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग जो मैंने पहली रिएक्शन पढ़ी थी ये वाली, t इक्वल टू 0 पर x था ही नहीं, तो x नहीं था तो क्या हो गया, t 0 पर x भी क्या होता है, 0 आता है। अगर मैं ये वैल्यू यहां पुट करता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट करता हूं, तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, देखो वैल्यू पुट करने पर माइनस के log e की बेस a माइनस का 0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस सी। सोल्व करता हूं, कितना आ गया, माइनस के log e की बेस a इक्वल टू c। तो मतलब c की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 से आ गई। कब आई, कंडीशन क्या रखी, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 होता है। इसके बाद मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। चले आगे की ओर। अब मैं क्या करूंगा, c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो इक्वेशन नंबर 1 ये रहेगी मेरे पास। तो क्या आएगा मेरे पास आंसर, देखो आगे देखो इधर इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, माइनस के log e की बेस a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के log e की बेस a। जब इसको मैं डिस्क्राइब करता हूं अलग से डिटेल से, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस के log e की बेस a माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस के log e की बेस a।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, आई थिंक मेरे हिसाब से यहां तक दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए और आएगी भी नहीं। चले आगे की ओर। अगर मान लो मैं इस माइनस वाले को इधर क्या कर दूं, ट्रांसफर कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, KT इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, देखो इधर मेरे पास आएगा यहां पे log e की बेस a माइनस के log e की बेस a माइनस x आएगा। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। मैंने इसको याद लेते ही माइनस वाला किसमें चल जाएगा, प्लस के अंदर, और माइनस वाला यहाँ ऐसा कैसा यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक देखो एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे एक चीज समझाऊंगा आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, क्लियर। ठीक है, चले आगे देखो। अब यहाँ क्या है, एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कौन सा होता है, log e की बेस a माइनस log e की बेस b को क्या लिख सकता हूं मैं, log e की बेस a अपॉन b भी लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ ये माइनस में है तो क्या कर दूंगा, इसको मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा वैल्यू को, तो क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, KT इक्वल टू log e की बेस a अपॉन a माइनस x। ये अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन क्या होता है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, तो e की बेस में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं न्यूमेरिकल को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 की बेस में लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, log e बेस देखो इधर, बेस e कन्वर्ट इनटू 10 बेस, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, देखो KT इक्वल टू 2.303 log 10 की बेस a अपॉन a माइनस x। ये अपने पास क्या आ गया, इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूला अपने पास आ गया। ध्यान रहे, याद होना चाहिए, KT इक्वल टू क्या होता है, 2.303 log 10 की बेस a अपॉन a माइनस x। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि यही क्या है, बहुत काम में आएगा और इसे न्यूमेरिकल निकलेंगे। देखो आगे चलते हैं आगे की ओर। ग्राफ खींचना अपने को log e की बेस a माइनस x और t के बीच में, और दूसरा ग्राफ बनाना log 10 की बेस a माइनस x और t के बीच में ग्राफ हमने को बनाना है। चलो दोनों फॉर्मूले निकालते हैं पहले पिछले वाले साइड से। तो देखो इधर क्या लिखा हुआ है हमें, log 10 की बेस a माइनस x, दोनों में a माइनस x है, यहाँ भी क्या है, e की बेस है, यहाँ 10 की बेस में। चलिए फॉर्मूला देखते हैं, क्या दिख रहा है हमें, log e की बेस a माइनस x ये रहा और t ये रहा। तो ये वाली इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, यहां से उठा रहा हूं मैं इसको, इक्वेशन को उधर लेके जा रहा हूं। तो ये वाली इक्वेशन लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, लिखा हुआ क्या है हमारे पास, माइनस के log e की बेस a माइनस x इक्वल टू KT, और आगे लिखा हुआ माइनस के log e की बेस a। तो क्या करना पड़ेगा मुझे इसको सोल्व करने के लिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, log e की बेस a माइनस x इक्वल टू log e की बेस a माइनस के क्या आ गया, KT। ये वाला ग्राफ के लिए मैंने फॉर्मूला बना रहा हूं, हमें ये याद नहीं करना मैं किसके लिए बता रहा हूं, मैं ओनली ग्राफ के लिए। तो अगर मुझे किसमें ग्राफ खींचना है तो क्या हो जाएगा, इसको मैंने y मान लिया, इसको मैंने मान लिया c, इसके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस के mx। तो फॉर्मूले मैंने बताया था y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस c और y इक्वल टू माइनस के mx प्लस c। तो ग्राफ अगर मैं इसमें खींचता हूं तो ग्राफ क्या आएगा, ये आ गया log e की बेस a माइनस x और t के बीच में मुझे ग्राफ खींचना है। तो इससे क्या होगा, स्लोप आएगा, ये क्या है, इसका स्लोप है, ये स्लोप आगे कितना, माइनस के k क्या है, इसका स्लोप है। ठीक, ये क्या हो गया, इसका इंटरसेप्ट कितना है, log e की बेस a, क्या है ये इंटरसेप्ट है। तो ये ग्राफ किसके बीच में खींच दिया अपन ने, log e की बेस a माइनस x और t के बीच में। अब मुझे दूसरा ग्राफ किसमें खींचना है, log 10 की बेस a माइनस x और t के बीच में। तो अगली वाले स्लाइड ले लेता हूं, एक और मैं एक और स्लाइड ले लेता हूं मैं, देखो log e की बेस 10 की बेस e की बेस तो ये रही, 10 की बेस कहां आ रही है, 10 की बेस आ रही है डायरेक्ट यहीं लिख दी मैंने इसको। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो चेंज करते हैं वैल्यू। मैंने लास्ट वाली इक्वेशन इससे ले लेता हूं, तो क्या गया, मैंने यह लिखा फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूला
इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूला से मैं बात करना चाह रहा हूं इसके बारे में। तो अगर इससे मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, देखो फॉर्मूला क्या था, KT इक्वल टू 2.303 log 10 की बेस A अपॉन A माइनस एक्स। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इसको अलग अलग करना है क्योंकि मुझे अलग में निकालना ही पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा इसको, यहां मैंने एक फॉर्मूला लिखा था ये वाला फॉर्मूला, इसको वापस क्या कर दूं, उल्टा लिख दूंगा। तो उल्टा करते क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूंगा तो अलग कर दूंगा इसको। तो KT इक्वल टू 2.303 क्या लिखा था हमने इसको, log 10 की बेस A माइनस log 10 की बेस A माइनस एक्स, यही तो लिखा था हमने। 2.30 से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर क्या आएगा, KT इक्वल टू 2.303, कैसे कैसे करता हूं इसको, मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, इसको करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इधर। तो क्या आ गया, KT अपॉन 2.303 क्या आ गया यहाँ पे, log 10 की बेस A माइनस log 10 की बेस A माइनस एक्स। तो क्या करता हूं, चेंज करता हूं, ये वाला इधर ले आता हूं और ये वाला पूरा का पूरा क्या करता हूं, इधर ले आता हूं। तो क्या आ गया मेरे पास, log 10 की बेस A माइनस एक्स इक्वल टू log 10 की बेस A माइनस KT अपॉन 2.303। ये वाला फॉर्मूला मैंने किस लिए निकाला, मुझे ग्राफ बनाने के लिए। तो चलते हैं ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किसके बीच बनाना है हमें, log 10 की बेस A माइनस एक्स, हमें ये रहा, इसको क्या मान लिया, y इक्वल टू C माइनस mx। तो वापस वही ग्राफ बनेगा, सेम कंडीशन ये वाली। ये इसका इंटरसेप्ट कितना है, log 10 की बेस A, इंटरसेप्ट आ गया, और ये किसके बीच में ग्राफ बना रहा हूं, T के बीच में। तीसरा स्लोप कितना आ गया, माइनस के K अपॉन 2.303, इसका क्या आ गया, स्लोप आ गया। तो ये दो ग्राफ मैंने बनाए थे ताकि आपको ग्राफ भी क्लियर हो जाए और आपको साथ साथ क्या क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो क्या है, हाफ टाइम और उसकी यूनिट के बारे में। अब तक क्या पढ़ लिया हमने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली। उसके बाद डेफिनेशन के बाद हमने क्या पढ़ा, उसके अंदर हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। रेट फॉर्मूला हमने निकाल लिया, 10 की बेस मतलब E की बेस को 10 की बेस में चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद हमारे पास क्या आया, दो ग्राफ आए। दो ग्राफ कौन से, एक तो log E की बेस A माइनस एक्स और T के बीच में, दूसरा ग्राफ हमने log 10 की बेस A माइनस एक्स और T के बीच में हमने ग्राफ बना दी। अब चलते हैं हाफ टाइम के ऊपर। तो हाफ टाइम का फॉर्मूला कहां से आएगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, फ्रॉम रेट लो, मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्मूला से। फ्रॉम इंटीग्रेटेड फॉर्मूला से अगर मुझे निकालना चाहूं तो क्या आएगा, फॉर्मूला निकालने पर मेरे पास आएगा इसके अंदर फॉर्मूला क्या था, KT इक्वल टू 2.303 log 10 की बेस A अपॉन A माइनस एक्स। हमें पता है, आप सबको पता है कि हाफ टाइम मतलब क्या होता है, जब भी कोई रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन अगर हाफ होती है मतलब आधी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसका क्या बोलते हैं, हाफ टाइम बोलते हैं। तो यहां बात करता हूं, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, T इक्वल टू, तो मैंने क्या लिख दिया, T हाफ लिख दिया, और X इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, A/2। अगर दोनों की दोनों वैल्यू यहां पुट करता हूं तो जो हमारे पास T हाफ आएगा वो क्या आ जाएगा, उसका हाफ टाइम आ जाएगा। तो चलता हूं, सोल्व करता हूं, K इंटू T हाफ इक्वल टू 2.303 log 10 की बेस A अपॉन A माइनस A/2। सोल्व करता हूं, क्या आएगा, T हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 10 की बेस A अपॉन, देखो मैंने यहाँ एलसीएम के लिए 2, तो क्या आ गया 2A माइनस A। तो क्या हो जाएगा, यहां से सोल्व करूंगा, देखो क्या आ जाएगा, T हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 10 की बेस A अपॉन, देखो इधर ये मेन A है ना, तो A अपॉन 2A में से A गया तो कितना बच गया, A/2। A से A कैंसिल किया, 2 चला गया ऊपर, तो क्या आ गया, T हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन K log 10 की बेस 2। ये मेरे पास आ गया। अब इसको सोल्व करना है तो log, चूंकि यहां लिख देता हूं मैं, जो log 10 की बेस 2 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.3 अराउंड होती है। तो अगर मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं, कितना आ गया, T हाफ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3 इक्वल अपॉन K, तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा अपने पास कितना,
0.693 अपॉन के, ये क्या आ गया इसके पास, ये आ गई अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ टाइम आ गया। आई थिंक पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, कैसे निकालते हैं। चलें, इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी दिया हुआ है, वो भी निकाल लेता हूं अलग से। देखो इधर ये पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ के क्या रहेगी, तो फॉर्मूला क्या आ गया टी हाफ का, टी हाफ इक्वल टू आया हमारे पास फॉर्मूला 0.93 अपॉन के, तो यहां से के का फॉर्मूला निकालूंगा, क्या आएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो उसकी क्या होती है यूनिट 1 मान लेते, कुछ नहीं होती। टी का क्या होता है सेकंड, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पे के इक्वल टू 1 अपॉन सेकंड, तो क्या आ गया के इक्वल टू सेकंड इनवर्स, इसकी क्या होती है यूनिट होती है। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या होगी, सेकंड इनवर्स होती है। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ टाइम और उसकी यूनिट के बारे में। चलते हैं आगे, देखो आगे टॉपिक क्या दिया हुआ है अपने पास। हमें टॉपिक दिया हुआ है, एक एग्जांपल दिया हुआ है इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, नीट के बेसिस पे मैं मानता हूं ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेट हूं, ठीक है, और कॉन्फिडेंट भी हूं और कॉन्फिडेंट भी हूं कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 99% इन 10 मिनट, देन कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय रिएक्शन कंप्लीट इन 99.9% होने में कितना टाइम इसको लगेगा। तो क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड फॉर्मूला लिख लेना है हमें, अपने क्या लिखना है, इंटीग्रेटेड फॉर्मूला लिख देना है। क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेटेड फॉर्मूला KT इक्वल टू 2.303 log 10 की बेस a अपॉन a माइनस एक्स। क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, देख लो। ये बोल रहा है कि 99% होने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो चलो 10 की मैंने क्या करता हूँ, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट मतलब कंडीशन डाल रहा हूँ ये वाली। तो क्या देगा, t कितना है यहाँ पे, देखो मैं बात करता हूँ, t कितना है 10 मिनट, तो 10 इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ऐसा कैसा लोग 10 की बेस। अब वो बोल रहा है कितना, 99% होने में 10 मिनट लग रहे हैं, टोटल कितना होगा, सपोज 100%, कितने में से 100 में से कितना टाइम लग गया उसको, 99%। सोल्व करते हैं तो कितना आ गया, 10 इक्वल टू 2.303 अपॉन के लोग 10 की बेस 100 अपॉन 1, सही है, 100 अपॉन 1। सोल्व करता हूँ, क्या आ गया, 10 इक्वल टू 2.303 अपॉन के लोग 10 की बेस 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ इसको मैं। हमें पता है कि जब भी किसी की पावर 2 रहती है तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log 10 की बेस x की पावर n होता है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, n इंटू log 10 की बेस x लिख सकता हूं। तो इसको मैं चेंज करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 10 इक्वल टू 2.303 अपॉन के, क्या आ जाएगा, इंटू 2 log 10 की बेस 10। हमें पता है चूंकि log 10 की बेस 10 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो सोल्व करूंगा कितना आ गया, 10 इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 2, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। समझ, इसको सोल्व नहीं करता हूं, मैंने क्या कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। क्या तो इसको सोल्व करते हैं या फिर इसको पूरा सोल्व कर लेते हैं। पूरा सोल्व करूंगा कितना आएगा, देखो यहाँ पे सोल्व करूंगा तो कि यहाँ ले लिया कितना आ गया, 2.303 अपॉन 10 इंटू 2, ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 आ गई सपोज। अब यहां से दूसरे वाली वैल्यू के अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, टी निकालना है, तो के मेरे पास आ गया, के क्या मिलेगा। चलो आगे सोल्व करते हैं इसको आगे। देखो इधर दूसरी इक्वेशन मतलब सेकंड कंडीशन लगा रहा हूं, तो सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी, के इंटू टी इक्वल टू 2.303 log 10 की बेस, क्या बोलना चाह रहा है वो, टोटल होती है 100%, कितना हो गया 100 माइनस 99.9 में से 0 कितना बच गया, 0.1 बच गया। तो 0. अगर 1 बच गया तो कितना बच गया मेरे पास के, तो t इक्वल टू कितना आ गया, निकालना है 2.303, के की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, नीचे के नीचे ले जाता हूं फिर बाद में रख दूंगा वैल्यू, log 10 की बेस 100 अपॉन, अगर 100 में से 99.9 जाएगा तो कितना बचेगा, आपको अच्छे से पता है कितना बचेगा, बता देंगे कितना बचेगा, 3, मतलब 0.1 बचेगा। और जब 0.1 बचेगा तो इसको मतलब क्या करूंगा, इसको पॉइंट हटाऊंगा तो पावर क्या चल जाएगी, ऊपर चल जाएगी। तो क्या लिख दिया मैंने डायरेक्ट इसको शॉर्ट करके, t इक्वल टू 2.303 अपॉन के log 10 की बेस 10 की पावर 3। मैंने वापस चेंज करूंगा, क्या लिखूंगा, चूंकि log, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं तो आपको आप सीख गए होंगे। तो t इक्वल टू 2.303 अपॉन के 3 इंटू log 10 की बेस 10, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या कर दिया मैंने, t इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 3। अब k की वैल्यू कितनी आती है, देखो अभी हमने सोल्व किया था, k की वैल्यू आई थी 2.303 अपॉन 10 इंटू 2,
तो मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगा, t इक्वल टू 2.303 अपॉन 2.303 इंटू 2/10 और 3 इसका पहले का ही था अवेलेबल, इससे मैंने ये कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया पास, t इक्वल टू 10 इंटू 3/2 कितना हो गया 30/2 इक्वल टू 15 मिनट। मतलब क्या किया, सबसे पहले हमने kt इक्वल टू 2.303 log 10 की बेस a/a- के अंदर पहली कंडीशन डाल दी, क्या कि a कितना है 100%, कितना कंप्लीट हो रहा है 99%, तो 100 से 99 गया तो कितना बच गया 1, तो कितना आ गया मैंने सोल्व किया करने पर, मतलब उसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ जाएगी, 10 की पावर 2 आ जाएगी, वो आ गई। लेके मैंने सोल्व करते हुए आंसर मैंने k निकाल लिया, k की वैल्यू मैंने सेकंड वाले केस में डाल के और टाइम निकाल लिया, कितना आ गया 15 मिनट उसके रिएक्शन कंप्लीट होने में उसको लगेंगी। चले आगे, एक तो एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल मान लो ये वाला है, क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 50% इन 69.3 मिनट, अच्छी बात है। देन कैलकुलेट द टाइम इफ रिएक्शन कंप्लीट 80%, तो 80% होने में कितना टाइम लगेगा, चलो सोल्व करते हैं। तो हमें क्या है 50% मतलब क्या दिया हुआ है, हाफ टाइम गिवन है, कितना है हाफ टाइम फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन के, तो के निकाल लूं तो यार कितना आएगा 0.693, टी हाफ कितना है 69.3। अगर मैं पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करता हूं तो कितने बार जाएगा ये 100 बार, कितने बार जाएगा ये 100 बार जाएगा, या 100 बार देखो चेक कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया 6.93 69.3 10 100 बार जाएगा, के इक्वल टू कितना आ गया 1/100 आ गया। अब दूसरा केस क्या बोलना चाह रहा है ये कि 80% होने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पे t इक्वल टू क्या आ गया 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी आ गई 1/100, तो ये 100 कर दो ऊपर, इनटू log 10 की बेस a कितना है मान लो 100 है, कितना करना है 80% होने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या लिख दिया मैंने 100 माइनस 80, सोल्व करूंगा कितना आ गया t इक्वल टू 2.303 इंटू 100 इंटू log 10 की बेस 100/20, ठीक है। ये हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सोल्व करना है, खुद को भी सोल्व करना पड़ेगा इसको, तो सोल्व करेंगे क्या आएगा इसका t इक्वल टू 2.303 इंटू 100 कितना आएगा इसको 5 टाइम, तो कितना हो गया log 10 की बेस 5, log 10 की बेस 5 की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्स होती है 0.7 होती है, कितनी वैल्यू होगी इसकी 0.7 इसकी वैल्यू होगी, तो सोल्व करते हैं इसको 69.3 टी हाफ, चलिए सोल्व करते हैं कितना आएगा, चूंकि मैं यहाँ लिखता हूँ log 10 की बेस 5 की वैल्यू हो गई कितनी 0.7 हो गई, तो सोल्व करता हूँ कितना आ गया t इक्वल टू 2.303 इंटू 100 में बात करता हूँ इसको 100 ठीक है, इनटू कितना आ गया 0.7, मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो, कितना आ गया 2 जीरो से मैंने इसको मान लो मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ गया 230.3 इंटू 0.7, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना टाइम जाएगा 161.21 क्या होता है ये 21 क्या लग रहा है इसको टाइम लग रहा है, ये क्या होगा इसका मिनट, आंसर आ गया आपके पास। क्या किया सबसे पहले टी हाफ की वैल्यू फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है हमें टी हाफ की वैल्यू दी हुई थी, उससे के निकाला, के निकाल के बाद हमने इस वाले में मतलब आपके इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूले में पुट किया और आंसर क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया, कितना आ गया 161.21 इसका क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था आज का 2 न्यूमेरिकल जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड थी। चलते हैं आगे, देखो क्या है, देखो एक और रिएक्शन है ना, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कितनी दी हुई है के की वैल्यू 10 की पावर -3, देन कैलकुलेट टाइम टेकन इन द रिएक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट 10 ग्राम टू 20.5 ग्राम ऑप्टेन। मतलब कोई रिएक्शन 10 ग्राम उसकी फर्स्ट कंडीशन है, t इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन है, वहां से कितना प्राप्त हो गया अपने को 2.5 ग्राम प्राप्त हो चुका है, तो उसके वहां तक कंप्लीट होने में रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 10 की पावर -3 दिया हुआ है, तो हमें टाइम निकालना है कि टोटल टाइम कितना लगा उसको, तो फॉर्मूला होता है kt इक्वल टू 2.303 log 10 की बेस a/a-x, t हमें निकालना है तो 2.303 अपॉन 10 की पावर -3 क्या है रेट कांस्टेंट log
10 की बेस कितना दिया हुआ, 10 ग्राम था स्टार्टिंग में, कितना बच गया लास्ट में, 2.5 ग्राम बच गया। कितने बार जाएगा, 4 बार। तो कितना आ जाएगा, T इक्वल टू 2.303 अपॉन 10 की पावर माइनस के 3 log 10 की बेस 4। कितना होता है इसका आंसर, log 10 की बेस 4 इक्वल टू कितना होता है, 0.6। सोल्व करता हूँ तो कितना आ गया, T इक्वल टू 2.303 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस के 3। सोल्व करते हैं सोल्व इसको। अगर मान लो इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा इसके अंदर, मल्टीप्लाई करता हूं 6 को 3 से 18, 8, 12 और 13, 0.3 और 4, 1.3818 इंटू 10 की पावर 3। इतना क्या लग गया, इसके टाइम लग गया। और मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आएगा, 10 की पावर 3 से 138.18 क्या लग गया इसके अंदर, इतना हमें टाइम लग गया। 138.18 मिनट इसके अंदर लग जाते हैं। क्या है ये, अपने को टाइम क्या इसमें लग गया, कंज्यूम हो गया। तो ये था आपका ये वाला टॉपिक का आंसर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमें आंसर निकालना होता है। चले आगे की ओर। आ गया है, देखो आगे दिया हुआ है एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला एग्जांपल क्या है, ट्राइमेथिल ब्रोमीथेन, मतलब CH3CBr NaOH CH3COH और प्लस NaBr। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। 2H2 H2O प्लस O2 CH3CO CH3 मतलब एसीटोन की रिएक्शन H2 के साथ करेंगे तो एसिड एसिड बनेगा और मेथिल एल्कोहल बनेगा। तो ये भी क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। और फोर्थ है NH4NO2 की रिएक्शन N2 प्लस 2H2O में। और लास्ट में है C2H4 मतलब एथीन की भी क्रिया H2 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, अपने पास क्या बनेगा, एथेन बनता है। तो ये वाली सारी रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। आपको केवल इनका ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। आपको क्या दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और मान लो ये रिएक्शन दे दी आपको, ऐसे उठा के ये पूछेगा कि मतलब जो दी गई रिएक्शन है उनमें से कौन सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी जीरो है और कौन सी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, आई थिंक बात आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट आगे। देखो क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो मतलब क्या है, होती नहीं है लेकिन वैसी दिखाई देती है, कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की टाइप की। जैसे देखो क्या है यहाँ पे, इन सम केमिकल रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज सो हाई। मतलब जैसे कि मान के चलो आपके ओशियन भरा हुआ, मतलब समुद्र भरा पड़ा है पानी से, उसमें से एक बाल्टी पानी अगर अपन ले भी लेंगे तो उस पर कोई, उसी कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या एक मान के चले, मतलब एक ग्लास के अंदर मैंने क्या किया, एक टेबल स्पून क्या कर दिया, सोल्ट डिजोल्व कर रहा हूं, और एक बाल्टी में या बड़े से कंटेनर के अंदर में एक चम्मच क्या करता हूं, एक टेबल स्पून क्या करता हूं, उसके अंदर सोल्ट डिजोल्व करूंगा तो उसी कंसंट्रेशन ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम कंडीशन यहां भी है कि दो में से एक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से हम उसको कंसिडर नहीं करते, केवल एक ही रिएक्टेंट को हम ले पाते हैं, उसको बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। देखो क्या है, इन सम केमिकल रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज सो हाई दैट इट डज नॉट चेंज विद द टाइम, मतलब उसकी कंसंट्रेशन में ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। इन अदर वर्ड्स द कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, मतलब पूरी की पूरी रिएक्शन में उसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, हमेशा इक्वल रहती है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन A प्लस B प्रोडक्ट। तो यहाँ कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करेगी, A और B पर करती है। लेकिन क्या होता है, दिस रिएक्शन इज द रेट लॉ ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कैसे दिखाई दे रही है अपने को, 1 प्लस 1, तो हमें क्या होता है ऑर्डर रिएक्शन में 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। दिखाई कैसे दे रही है, सेकंड ऑर्डर की जैसे दिखाई दे रही है, लेकिन होती नहीं। क्यों, सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ द B, मतलब B की कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट थ्रू द रिएक्शन, पूरी रिएक्शन में सेम रहती है। तो क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होती है तो प्रोडक्ट में कंसीडर करते हैं। तो अगर कंसंट्रेशन सेम रहती है तो क्या करते हैं, उसको कांस्टेंट 1 मान लेते हैं। देन इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रेट कांस्टेंट टर्म के, मतलब इसलिए इसको क्या करते हैं, हम शामिल नहीं करते। तो क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, केवल एक ही कंसंट्रेशन पर। ठीक है, मतलब दो में थे, एक तो कांस्टेंट हो गया। अगर हमें वेरिएशन निकालना है तो केवल जिस पे डिपेंड कर रहा है उसी को कंसीडर करते हैं। तो इसलिए हमने किसको कंसीडर किया, केवल एक को कंसीडर किया। एग्जांपल की बात करता हूं, देखो वेयर B इज द क्या है, न्यू रेट कांस्टेंट बात करता हूं। देखो एग्जांपल है, ये क्या है, किसका फॉर्मूला है, C12H22O11 किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है किसका, सुक्रोज का। अगर मैं इसके H2 की रिएक्शन करा दूं क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है मेरे पास, ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
ठीक है। तो इसकी जो H2O है, मतलब इसमें रिएक्टेंट कितने हो गए, तो ये वाला हो गया सुक्रोज, एक कौन सा हो गया H2। तो H2O की कंसंट्रेशन पूरी की पूरी रिएक्शन में क्या होती है, सेम रहती है, इसीलिए इसको कंसीडर नहीं करते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस केवल एक रिएक्टेंट ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जब एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा तो क्या बोलते हैं, हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसीडर करते हैं, इसको सेकंड ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। आई थिंक पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये था आपका कौन सा आज का टॉपिक, जो कि कौन सा था अपना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। क्या क्या पढ़ा अपन इसके अंदर, एक तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ ली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, कि कंसंट्रेशन की अगर पावर 1 आती है तो उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हमने ई की बेस में निकाल लिया, हमने 10 की बेस में निकाला। 10 की बेस में क्यों निकालते, क्योंकि इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कंसीडर करते हैं, इसलिए 10 की बेस में क्या आ गया, K2 इक्वल टू 2.303 log 10 की बेस A अपॉन A माइनस एक्स आ गया। ठीक, उसके बाद हमने क्या निकाला, इसका हाफ टाइम निकाला, ग्राफ निकाले दो, हाफ टाइम में क्या आ गया, इसकी टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन किया गया आंसर, और जो इसकी के की यूनिट थी वो कितनी थी, सेकंड इनवर्स आ गई। बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके कुछ न्यूमेरिकल लिए, 3 न्यूमेरिकल हमने इसमें लिए, एक तो टी हाफ मतलब एक तो केवल केटी की मतलब इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूला बेस लिया, एक हमने हाफ टाइम को कंसीडर करते हुए लिया, और एक सिंपल मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बना उसमें हमने कंसीडर रिएक्शन करी। उसके बाद हमने क्या किया, एक कुछ एग्जांपल्स देखे, हमने 5 एग्जांपल देखे, आपको वो एग्जांपल ध्यान होने चाहिए। उसके बाद हमने जो पढ़ा वो था क्या, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल आपको एक ही मैंने दिया, बाकी इसके 2-3 एग्जांपल हम कंसीडर कर सकते हैं, वो आप एक्स्ट्रा आप मेहनत करें, आप अच्छे से तैयारी करें, ताकि आपका बेस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। इतना डेरिवेशन मुझे नहीं, देखो नीट बेसिस पे मैं इसका इतना डेरिवेशन नहीं बताता, लेकिन क्या है बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए। मान लो कभी आप फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आपको निकालना आना चाहिए हमने किस किस स्टेप को थ्रू ये यहां तक हम पहुंचे थे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।